हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का पार्ट बॉटनी, और बॉटनी का एक चैप्टर है जिसका नाम है द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हम पढ़ रहे थे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्या पढ़ रहे थे? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ने वाले थे, तो चलिए हम देखते हैं प्लांट सेल कैसे होते हैं। यहाँ हमने प्लांट सेल का फिगर बनाया है, स्ट्रक्चर ड्रा किया है। जो हमारा प्लांट सेल होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार दिखता है। कैसा दिखता है? कुछ इस प्रकार दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं ये ऊपरी वाली लेयर, ये जो ऊपरी वाली लेयर है ये हमारी सेल वॉल है। क्या है? ऊपरी वाली स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल है। उसके बाद बीच वाली सेल मेम्ब्रेन है, और उसके बाद इसके बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये देखिए, ये न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। ये हमारा है न्यूक्लियोलस, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हमारा आर आर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा एस बोलो तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हमारा गोल्जी बॉडी। और ये जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं पॉइंट लाइक एज, ये होते हैं हमारे राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम। और ये हमारा क्या है? वैक्यूल्स। क्या है? वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल्स। तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल के बारे में, जिसका स्ट्रक्चर मैंने पहले ही ड्रा कर दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्लांट सेल में क्या क्या है, किसका क्या क्या फंक्शन है, कैसे वर्क करता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो ये हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार होता है। प्लांट सेल में आप देख सकते हैं पहला तो ये हमारा सेल वॉल है। प्लांट सेल का आउटर लेयर क्या होता है? हमारा सेल मेम्ब्रेन ही, सॉरी सेल वॉल ही तो होता है। हाँ, तो प्लांट सेल का आउटर लेयर सेल वॉल, मिड लेयर सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर सेल वॉल एंड इनर लेयर सेल मेम्ब्रेन। बीच में हमारे वो होते हैं, अरे ग्लाइकोजन होते हैं, जो हमारे चैप्टर्स में नहीं है, ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे अभी। बस हम इतना ही जानेंगे, जो हमारा आउटर लेयर होता है वो हमारा सेल वॉल होता है, और जो हमारा इनर लेयर होता है वो हमारा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। और उसके बाद हम डायरेक्टली बात करते हैं न्यूक्लियस की। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हमारा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर क्या बनता है? हमारा पूरा कंप्लीटली न्यूक्लियस बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूक्लियस बन जाता है। और ये है हमारा आर बोलो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब, रफ मीन्स क्या होता है? खुरदुरी। कैसी होती है? खुरदुरी होती है। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस पर क्या आपने देखा? इस पर छोटे छोटे पॉइंट लाइक का एक स्ट्रक्चर ड्रा किया गया। ये हमारे राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। जो हमारा रफ ईआर होता है, आर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस पे ऐसे इस पे क्या होता है? राइबोसोम चिपके होते हैं। क्या होते हैं? इस पे राइबोसोम लगे होते हैं, चिपके होते हैं, लगे होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लांट में कलर देने का काम करता है। क्या देने का काम करता है? पिगमेंट देने का काम कौन करता है प्लांट सेल में? तो वो हमारा क्लोरोप्लास्ट करता है। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या तो बोले तो पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसको सेल का पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं?
क्योंकि ये हमारा एनर्जी देता है। किसको देता? सेल को। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है? एटीपी वगैरह रिलीज करता है, फिर हमारे सेल को देता है, जिससे ये फुल एनर्जेटिक के साथ अपना फंक्शन ड्रा करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस बोलते हैं। इस क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो आपको पता ही है क्या है? जेली लाइक फ्लूइड। क्या है? जेली लाइक फ्लूइड है। और इसी साइटोप्लाज्म में जितने भी सारे हमारे ऑर्गेनल्स RER, SER, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ये हमारा राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। ये क्या करता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। ये क्या करता है? ये क्या है भाई? गोल्गी बॉडी। क्या करता है? गोल्गी बॉडी इसका नाम है। पैकेजिंग ऑफ बंडल ऑफ, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, बंडल ऑफ प्रोटीन। ये बंडल की तरह काम करता है। किसमें? सेल में। किसकी तरह काम करता है? बंडल की तरह। SER क्या है? SER क्या है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकनी, चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मीन्स खुरदरी, स्मूथ मीन्स चिकनी। रफ इंडोप्लाज्मिक, इसको हमने क्यों बोला रफ इंडोप्लाज्मिक? इसलिए बोला क्योंकि जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर हमारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये क्या करता है? हमारा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन प्रोवाइड करता है। राइबोसोम में वही काम करता है और ऐसी RER भी वही काम करता है, दोनों। क्योंकि RER पे ही तो हमारा वो लगा हुआ है राइबोसोम। राइबोसोम का ऑल्सो काम होता है, ऑल्सो वर्क यही होता है, ये ना कि उसका क्या काम होता है राइबोसोम्स का? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। और ये SER क्या करता है? SER हमारा फैट, फैट का स्टोरेज होता है, फैट संश्लेषण होता करता है, ये फैट प्रोवाइड करता है। ये एनर्जी, सॉरी, हाँ हाँ, ये हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये हमारा राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। गोल्गी बॉडी पैकेजिंग ऑफ बंडल होती है। SER फैट, फैट सिंथेसिस होता है। RER क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, प्रोटीन स्टोरेज भी होती है। और राइबोसोम तो आल्सो वर्क करता है, ये किसका? प्रोटीन सिंथेसिस का। और ये जो हमारे यहाँ, ये हमारे न्यूक्लियोलस है। क्या है? न्यूक्लियोलस। और ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लास्ट मिलके हमारा क्या बनता है? न्यूक्लियस। क्या बनता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या करता है भाई? अंदर की चीज अंदर, बाहर की चीज बाहर का काम करता है। बाहर की चीज को अंदर आने का काम नहीं करता, अंदर की चीज के बाहर को आने का काम नहीं करता। मीन्स अंदर की चीजें, जो चीजें बाहर जाना होता है वो उसका काम करता है। ऐसा बैरियर भी होता है, बोल सकते हैं। बाकी इतना कोई खास बात नहीं है, तो बस हाँ ये बोल सकते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, जैसे हमारे जेली लाइक फ्लूइड्स होते हैं वैसे हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म भी होते हैं, वहाँ भी जेली होता है, लिक्विड्स होते हैं, जेली बोल सकते हैं। वैसे तो लिखा उखा नहीं है, बट लिक्विड्स बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विड्स। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? लिक्विड्स होते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या है? हमारा न्यूक्लियस में पाए जाने वाला एक स्ट्रक्चर है। और इन सब का काम क्या है? न्यूक्लियस को कंट्रोल करना। क्या काम है?
न्यूक्लियस को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? सॉरी, सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? न्यूक्लियस। कैसे? तो कैसे करता है? जैसे क्लोरोप्लास्ट का क्या नाम, हमने बोला क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट प्रोवाइड करता है। और जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस बोलूँ तो भोजन, न्यूट्रिशन, जो भोजन बनाते हैं प्लांट में जो प्लांट सेल भोजन बनाते हैं या प्लांट बनाते हैं, वो किस में बनता है? क्लोरोप्लास्ट में बनता है। किस में बनता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट को कितना भोजन बनाना है, कितना उसको क्लोरोफिल प्रोवाइड करना है, ये सारे काम कौन करते हैं? इट मीन्स उसको मैनेज करता है। बनाता क्लोरोप्लास्ट ही है, ऑब्वियसली बनाता क्लोरोप्लास्ट ही है, बट उसको कंट्रोल करता है। जैसे होती है, मैं बोलूँ तो मशीन, ये मेरे हाथ है, खाना खाने का काम ये करता है, हाथ ही करता है, बट कब उठाना है, कब रखना है, या फिर कब हाथ ऊपर करना, कब नीचे करना, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। ऑब्वियसली ब्रेन ही कर रहा है। जब ब्रेन हमें मैसेज देगा, सिग्नल देगा कि हाथ को ऊपर करो तो हाथ ऊपर करेंगे, जब सिग्नल देगा हाथ को नीचे करो तो हम नीचे कर लेंगे। वैसे ही न्यूक्लियस भी हमारा क्या करता है? इनको कंट्रोल करता है, मैसेज देता है, सिग्नल देता है, भाई इतना तुम्हें बनाना है, इतना फूड बनाना है, इतना फोटोसिंथेसिस करना है, तो इतना ही करना है, इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं करना। आ गया प्रोटीन सिंथेसिस, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ये होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस। इसको भी कंट्रोल करता है। कौन? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। इसमें तो फंक्शन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आपको पता नहीं है? जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, हमारे न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस में कहाँ ही पाए जाएंगे? न्यूक्लियोप्लास्ट में पाए जाएंगे, न्यूक्लियोलस में पाए जाएंगे। जेनेटिक मटेरियल में बोलो तो डीएनए, आरएनए और जीन। जीन तो डीएनए में पाया जाता है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बोल सकते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो है ही है, उसको भी कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म को भी वो ही कंट्रोल करता है। और राइबोसोम, राइबोसोम भी करता क्या? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो कितना प्रोटीन सिंथेसिस करना है, कब करना है, ये सारे सिग्नल मैसेज जो भी होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं? न्यूक्लियस के। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कितनी एटीपी बनानी है, कितनी एनर्जी की नीड है, कितनी एनर्जी की नीड है, ये सब कौन सिग्नल देता है? न्यूक्लियस। कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। गोल्जी बॉडी, पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ बंडल, ये बंडल की तरह होती है। कैसी होती है? बंडल की तरह। इसको भी कंट्रोल कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस। कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ये होता है हमारा सेल वॉल, सेल वॉल इतना, ये होता है। वैक्यूल्स क्या करते हैं? वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स क्या होता है? प्लांट सेल में मैं बोलूँ तो जितना भी होता है प्लांट सेल में, आधा से ज़्यादा तो वैक्यूल्स ही पाए जाते हैं। बाकी प्लांट सेल में मैक्सिमम वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और जो भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो बड़े बड़े पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे एनिमल सेल में लाइजोसोम पाए जाते हैं, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो ऑर्गेनल्स डेड हो जाते हैं उन्हें वो खाता है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में क्या होता है? लाइजोसोम पाया नहीं जाता, लाइजोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए वो काम भी कौन करता है? हमारा वैक्यूल्स करता है। वैक्यूल्स करता है। कौन से सेल डेड हो गए हैं, कौन से सेल लिविंग है, कौन से सेल स्पेसिफिक सही से फंक्शन कर रहे हैं, ये सारे जो भी
देखभाल का काम होता है वो किसका होता है, हमारा वैक्यूल्स का काम होता है। और ये प्लांट सेल में बड़े बड़े पाए जाते हैं और मैक्सिमम पाए जाते हैं। प्लांट सेल में अधिकतर वैक्यूल्स पाए जाते हैं कंपैरिजन टू एनिमल सेल। ये आपको पहले से ही पता है, बट इसका फंक्शन क्या करता है? वाटर स्टोरेज का काम भी करता है, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम भी होता है। जो हमारा लाइसोसोम होता है वो एनिमल सेल में क्या करता है, जो भी सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट, जो सेल ऑर्गेनल्स डेड हो जाते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेता है। जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं या फिर जो सही से फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, जो यूज़फुल अनयूज़फुल है, उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है। वैसे इसमें हमारा वैक्यूल्स करता है। क्या करता है? वैक्यूल्स करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी प्लांट सेल में। क्या होती हैं? प्लांट सेल में। चलिए देखते हैं, फिर से देखते हैं। प्लांट सेल का जो बाहरी लेयर होती है, आउटर लेयर, उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल की आउटर लेयर को क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट की आउटर लेयर को सेल वॉल कहते हैं। ये क्या करता है? ये हमारे सेल को शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल कैसा होता है? हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड होता है। शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? पेरीमेम्ब्रल, सेमी पेरीमेम्ब्रल होती है। सेमी पेरीमेम्ब्रल बोलूँ तो ये बाहर की न्यूट्रिशन को अंदर ले जाता है। प्लांट सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की चीज़ों को सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले जाता है। न्यूट्रिशन को, जो भी यूज़फुल चीज़ें होती हैं उन्हें, अनयूज़फुल चीज़ों को क्यों ले जाएगा? कोई अनयूज़फुल चीज़ों को ले जाता है? बिल्कुल नहीं। तो जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर यूज़फुल चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन है, उनको ले जाता है अंदर। और अंदर के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको क्या करता है? बाहर करता है। क्या करता है? बाहर लेकर आता है। ये बाहर की चीज़ों को अंदर, अंदर की चीज़ों को बाहर। ये डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर भी होती है, मैंने आपको ये भी बताया था ना। डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होती है, सेमी पेरीमेम्ब्रल होती है। और इसके बाद बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारा एक सेल ऑर्गेनल है जिसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। और इसमें ग्रीन कलर की पिगमेंट पाई जाती है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। और इसी की वजह से जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियाँ ग्रीन होती है, इसी क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पाया जाता है इन्हीं की वजह से होता है। और क्या? आर्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारे राइबोसोम्स आगे चिपक गए हैं। क्या हो गया? चिपक गया है। इसलिए हम उसको बोलते हैं आर्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इतनी तो हिंदी आती नहीं है, आती है बट आप लोग को नहीं जानने की जरूरत है। तो ये हमारा क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये भी हमें पता है कि राइबोसोम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता ही है। तो ये भी ये वही काम करता है, सेम, कुछ डिफरेंस नहीं। न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्लास्ट बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जेनेटिक मटेरियल्स पाई जाती हैं, क्रोमोसोम भी यही पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस बस इसका नाम, इसका कोई फंक्शन नहीं है, बस बाकी जो ऑर्गेनल जो जो जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं वो यही सब पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ये हमारा होता है राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम है? एटीएस राइबोसोम है। कौन सा राइबोसोम है? एटीएस राइबोसोम है। इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक 60S एक 40S। एक 60S एक 40S।
गोल्जी बॉडी केमिकल मैसेंजर होता है, केमिकल मैसेंजर भी होता है, और पैकेजिंग ऑफ बंडल भी होता है। पैकेजिंग ऑफ बंडल, केमिकल मैसेंजर, एस फैट स्टोरेज। ये आर्या ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो ये प्रोटीन का स्टोरेज भी होता है। भाई प्रोटीन बन रहा है तो स्टोर भी कर लिया। और ये क्या कर रहा है, एस फैट, फैट का स्टोरेज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी बनाता है। एटीपी बनाता है, इट मीन्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसे, प्लांट सेल को। प्लांट सेल को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये छोटे छोटे जो हमारे हैं, कुछ इसमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी होंगे बड़े बड़े जो अपना काम करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन, इनर लेयर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में हमारा साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में ढेर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसे, सेल का। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट हमारा फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। और पेड़ पौधों की जो पत्तियां ग्रीन होती हैं, हरी होती हैं, उसमें पिगमेंट भी देता है। कौन, क्लोरोप्लास्ट। वैक्यूल्स क्या करता है, ये वाटर सप्लाई है, और जो भी लाइसोसोम का वर्क है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, वैक्यूल्स करता है। जो भी डाइजेस्ट करने की, जैसे जो डेड, जो कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, या कुछ और ऑर्गेनल्स हैं जो मर गए हैं, डेड हो गए हैं, तो उनको डाइजेस्ट करता है कौन, हमारा वैक्यूल्स। और इसमें से बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। किसमें, प्लांट्स में। तो आप, आई होप आप लोग बना ली होंगी। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, एक एक वर्ड को, इसके एक एक पार्ट्स को, जो भी हमने एक एक नॉमिनेट किया है। जैसे सेल वॉल के बारे में डिटेल से लिखते हैं हम। ये तो जान लिया सेल वॉल क्या है, सेल वॉल का काम क्या है, बट अब हम एग्जैक्ट लिखते हैं। क्योंकि देखो, जानना और लिखने में बहुत डिफरेंस होती है। बोलने का कोई भी बता देता, लेकिन एग्जाम में उसको अच्छी तरह से लिखना ही सब कुछ है। जिन लोगों को, जो लोग बता नहीं पाते हैं, बट अगर बोर्ड एग्जाम में वो लिख दे रहे हैं, तो भाई नंबर अच्छा मिल जाएगा। आई नो कि बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आता, बट फिर भी 9th के एग्जाम में तो आता ही है ना। तो इसलिए चलिए अब हम देखते हैं और लिखते हैं इनके बारे में। सेल वॉल के बारे में तो मैंने आपको लिखा दिया था, और अब हम सेल वॉल के बारे में लिखा दिया था। तो अब हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। ये हम जितना पढ़ेंगे उतना सारा कवर भी करेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसलिए तो चलिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, आप लोग पता है।
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसे होते हैं? थिन होते हैं, इलास्टिक, थिन इलास्टिक पेरिमेम्ब्रल मेबल। कैसे होते हैं? थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं, पेरिमेबल होते हैं। और क्या इनका नेचर कैसा होता है? कॉसी फ्लूइड इनका नेचर होता है। कैसा होता है? कॉसी फ्लूइड नेचर होता है। कॉसी फ्लूइड इनका नेचर होता है और ये यूनिवर्सल बाउंड्री होते हैं। इनका कॉसी फ्लूइड नेचर होता है और ये कैसे होते हैं? यूनिवर्सल बाउंड्री होते हैं। इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और ये लिख देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन separates inner organ, separates inner aqueous plasma membrane separate inner aqueous environment with plasma membrane separates inner aqueous environment with outer aqueous। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन separates inner aqueous environment with inner aqueous environment with outer aqueous environment। क्या होता है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये कैसा होता है? थिन होता है, इलास्टिक होता है, पेरिमेबल होता है, कॉसी फ्लूइड का इनका नेचर जो होता है कैसा होता है? कॉसी फ्लूइड नेचर होता है। और ये कैसे होते हैं? यूनिवर्सल बाउंड्री होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन separates inner aqueous environment with outer aqueous environment। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेपरेट करता है किसको? इनर एक्वस इन्वायरमेंट को आउटर एक्वस इन्वायरमेंट में। इसमें आता है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या होता है इसमें? एक आता है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आइए चलिए देखते हैं ये कौन है। तब तक आप ये सब लिख लीजिए।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये एक साइंटिस्ट थे हमारे सिंगल एंड निकोलसन। क्या एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगल एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट थे, एक का सिंगल एक का निकोलसन। ये आए थे 1972 में। कब आए थे? 1972 में आए थे। इन्होंने एक मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम क्या पड़ा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या पड़ा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन्होंने ही बताया कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसका नेचर कैसा होता है? कौसी फ्लूइड नेचर का। कैसा होता है? कौसी फ्लूइड नेचर का होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किस सन में दिया था? 1972 में दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किस सन में दिया था? 1972 में दिया था। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया जो हमारा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका नेचर कैसा होता है? कौसी फ्लूइड नेचर का होता है। कैसा होता है? कौसी फ्लूइड नेचर का होता है। और इसको काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट किया था। ये जो मॉडल है वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे लोग आए, रिसर्च किए, सर्च किए, पता किए, तो वो भी इनके इस मॉडल से एक्सेप्ट हुए, मतलब एग्री हुए। उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया कि हाँ आप जो बता रहे हैं वो सही है। मैक्सिमम साइंटिस्ट ने इस मॉडल को एक्सेप्ट किया, इसलिए ये भी लिख देते हैं कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा, लिख दे। Given by Singer and Nicholson in 1972. क्या बताया? कौसी फ्लूइड नेचर। कौसी फ्लूइड नेचर बताया। और क्या बताया इन्होंने? मोस्ट एक्सेप्टेड। हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। किस सन में आए? 1972 में आए। किस सन में आए? 1972 में आए। इन्होंने क्या बताया? जो हमारा सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका नेचर कैसा होता है? कौसी फ्लूइड नेचर का होता है। कैसा होता है? कौसी फ्लूइड नेचर का होता है। और ये कैसा होता है? मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। इन्होंने इस मॉडल को काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट किया था। बस अब चलिए बात करते हैं किसका? साइटोप्लाज्म। इसकी बात करते हैं साइटोप्लाज्म। चलिए देखते हैं। वैसे तो हमने आपको साइटोप्लाज्म बताया है, लिख लेते हैं छोटा सा। क्या है? साइटोप्लाज्म।
In eukaryotic cell are semi-fluid. In eukaryotic cell, a semi-fluid matrix and occupies in eukaryotic cell, a semi-fluid matrix occupies the volume of cell. Occupies the volume of cell. ये क्या होता है? मेन arena of cellular activity. Cellular activity. Main arena of cellular activity in plant cell and animal cell. Same. ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? यूकारियोटिक सेल में सेमी मैट्रिक्स होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ऑक्युपाइज, ये हमारा सेल के वॉल्यूम को ऑक्युपाइज करता है, ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल, मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन प्लांट सेल में जो भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है वो कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में ही होती है। कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। अब बात करते हैं किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए देखते हैं, इसे मिटाते हैं। मैं एक पॉइंट और लिख दे रही हूँ। कैसे होता है साइटोमेट्रिक लाइक अ फ्लूइड। माइटोकॉन्ड्रिया मैं ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा, तो भी नीचे लिख दूंगी, फिर मिटाना पड़ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बात करते हैं? तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ये कैसा होता है? ये डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं। इसमें 2 लेयर पाई जाती है। इसका शेप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है। इट्स शेप सिलिंड्रिकल। इट्स शेप सिलिंड्रिकल। इसका आकार कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है। कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है और सॉइज होता है।
स्वेज। इसका जो आकार होता है वो सिलेंड्रिकल के आकार का भी होता है और स्वेज भी आकार का होता है। SAUASU यस इसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और कैसा होता है स्वेज की तरह होता है। सिलेंड्रिकल बोल तो ऐसे, सिलेंड्रिकल बोल तो ऐसा। ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। इसका शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ कितनी होती है? तो इसकी लेंथ होती है, इट्स लेंथ इट्स लेंथ 0.1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। क्या होता है? इसकी लेंथ जो होती है 0.1 माइक्रोमीटर से कितनी होती है? 4.1 माइक्रोमीटर होती है। और इसका डायमीटर कितना होता है? 0.2 माइक्रोमीटर तो होता है। इट्स डायमीटर इज 0.2 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.2 माइक्रोमीटर से कितना होता है? 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर होता है। और इसका जो एवरेज होता है, एवरेज वो 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर। और क्या? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक से ज़्यादा भी पाए जाते हैं। ये सेल में इनकी जो संख्या होती है वो एक से ज़्यादा पाई जाती है। इट मीन्स बोलो तो एक भी पाए जा सकते हैं, दो भी पाए जा सकते हैं। इनकी जो फिजियोलॉजी होती है ये इसके फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होगी। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, हो सकता है। इनकी जो फिजियोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग इनका माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो डिपेंड करता है, इनकी फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो ये भी लिखते हो, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजी। किस पे? इनकी जो फिजियोलॉजी होती है, इसकी सेल की जो फिजियोलॉजी होती है उस पर डिपेंड करती है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होगी। 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 5 होगी, कितनी होगी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। तो यहाँ लिख देते बाउंडेड ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा बाउंडेड ऑर्गेनल। एक होता हमारा क्या? एक होता है आउटर लेयर, एक होता है इनर लेयर। क्या होता है? एक होता है हमारा आउटर लेयर और एक होता है इनर लेयर। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं और इनर लेयर को क्या बोलते हैं? आउटर लेयर को क्या बोलते हैं और इनर लेयर को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं मैट्रिक्स, एक को बोलते हैं क्रिस्टिया। क्या बोलते हैं? क्रिस्टिया एंड मैट्रिक्स। हमने आपको बता दिया, यहाँ पे लिखा है नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक क्रिस्टिया एक क्रिस्टिया एक मैट्रिक्स।
जो ऊपरी वाली होती है किस्ट्रिया होती है, और जो मैट्रिक्स होती है वो धंसी हुई होती है। लाइक ऐसा मैं बताऊँ, जैसे ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। लाइक ऐसे होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे जो हमारा शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, कुछ इस प्रकार का होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने सेल वॉल देखा। सेल वॉल तो हम जानते ही थे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। आज के लिए बस इतना, बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो हम कल पढ़ेंगे। और जहाँ तक हो सकेगा कल हमारा प्लांट सेल ख़त्म हो जाएगा और हम एनिमल सेल भी स्टार्ट करेंगे। और इसमें कुछ मैं शॉर्ट्स पे वीडियो भी अपलोड करूँगी, जिसमें क्या है, जो हमारे 12th में बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला क्लास 10th क्लास के बच्चों का, तो क्लास 10th के बच्चों का मैं सिलेबस तो अभी नहीं पढ़ा पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं क्लास 9 का चल रहा है। तो मैं क्लास 9 का, और जो 10th वाले बच्चे हैं और जो 12th वाले बच्चे हैं, स्पेशली उनके लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर जो कंटिन्यूअस से पूछे जाते हैं, या जो मैंडेटरी है, जो बोल दूं कि हाँ ये पूछा ही पूछा जाएगा, बायोलॉजी से रिलेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं, हाँ सिर्फ बायोलॉजी। कुछ डायग्राम्स भी आते हैं, तो मैं डायग्राम्स कैसे डायग्राम ड्रा करते हैं सिंपल तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगी। और जो भी क्वेश्चंस आते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो वो क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।